Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's class. Today we are going to discuss atomic emission spectroscopy, abbreviated as AES. And in today's lecture we will discuss principle of atomic emission spectroscopy briefly, and then types of spectras, instrumentation and applications of atomic emission spectroscopy. As about introduction, you should know that atomic emission spectroscopy is an analytical technique that is used to measure the concentration of element in samples by quantitative measurement of the emissions from excited atoms. Actually, I want to share over here कि सबसे पहले जब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सुनते हैं AES, तो आपको सबसे पहले तो इसके नाम पे फोकस करना है कि एटॉमिक एमिशन यानी एक्साइटेड एटम्स जब ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए इमिट करते हैं रेडिएशंस को, तो वो एटॉमिक एमिशन वर्ड को जस्टिफाई कर रही है ये चीज़। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो जो रेडिएशंस इमिट करते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में आते वक्त, उन रेडिएशंस को जब डिटेक्ट किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, तो जो स्पेक्ट्रम आता है उसको कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो है, ये एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं डिफरेंट सैम्पल्स के अंदर, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, उन एलिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप ये जानते हैं कि एनालिसिस दो किस्म की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को दोनों किस्म की एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपने एक एलिमेंट को एनालाइज करना है अपने सैम्पल के अंदर, तो उसकी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आपने ये पहचानना है वो कौन सा एलिमेंट है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है यू वांट टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल। तो दोनों किस्म की एनालिसिस, चाहे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो आप कर सकते हैं बाय एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके लिए करना क्या होता है कि द एनालाइट, यानी कि वो सैम्पल जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, द एनालाइट एटम्स आर प्रमोटेड टू हायर एनर्जी लेवल बाय सफिशेंट एनर्जी दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय हाई टेम्परेचर ऑफ द एटमाइजेशन सोर्स। इसका मतलब क्या है, पहले पॉइंट में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि आप लोग एलिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है कि किस तरीके से वो एनालिसिस प्रोसीड की जाती है। कि सबसे पहले आपका जो सैम्पल होता है, आप उस सैम्पल की एटमाइजेशन करते हैं, यानी एटम्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर एक सोर्स ऑफ एनर्जी देकर, यानी वो लाइट, वो फ्लेम भी हो सकता है, वो स्पार्क भी हो सकता है, वो प्लाज्मा भी हो सकता है, किसी भी एनर्जी सोर्स की मदद से आप उन एटम्स को एक्साइट कराते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में प्रमोट करते हैं। और ये एक्साइटेड एटम्स जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो इमिट करते हैं रेडिएशंस। The excited atoms decay back to lower levels by emitting UV visible light, and emissions are passed through the monochromator और filter prior to detection by the फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब्स। तो ये एक समरी दी हुई है इंस्ट्रूमेंटेशन की, जो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट पे मेंशन है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी दोनों किस्म के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है एलिमेंट्स को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन था एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ब्रीफली अगर आपने वन लाइन में याद करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है आपके सैम्पल के अंदर और उसकी कंसंट्रेशन क्या है। Now dear students, one thing more you need to remember over here is कि एक्साइटेशन के लिए, एटम की एक्साइटेशन के लिए डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ किया जाता है। वो फ्लेम भी हो सकता है, वो स्पार्क भी हो सकता है, और वो प्लाज्मा भी हो सकता है। इस बेस पर एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे से डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया जाता है। वो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री भी हो सकती है, वो प्लाज्मा बेस्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है, और वो स्पार्क बेस्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है। आज जब मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी आपके साथ, तो मेरा मेन फोकस होगा फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, जिसके अंदर एटम को एक्साइट कराने के लिए आप लोग फ्लेम को यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है
प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, दे इमिट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। सिंपल प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि जब आप अपने एटम्स को, वो एटम्स जिनको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, आप एक्साइट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी सोर्स, जो फ्लेम भी हो सकती है, आर्क भी हो सकती है और प्लाज्मा भी हो सकती है। जब आप उनको एक्साइट कराते हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हाई एनर्जी लेवल्स में स्टेबल नहीं होती, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब वापस लोअर एनर्जी स्टेट्स में आएंगे, यानी जो आपके एटम्स थे वो एक्साइटेशन से दोबारा डी एक्साइटेशन में आएंगे, तो वो जितनी एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी को इमिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उस लाइट को फिर डिटेक्ट किया जाता है इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है एक्साइटेशन का। इस प्रिंसिपल को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि आपका सोल्यूशन, लेट्स सपोज आपका जो सैम्पल था जिसको आपने एनालाइज करना है, आपने उसका सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन बनाने के बाद आपने उसको इंड्यूस किया है फ्लेम के अंदर, यानी कि आपने अपनी सोर्स के अंदर डाला और फ्लेम के ऊपर उसकी वेपराइजेशन हुई। वेपराइजेशन का मतलब क्या है, अब इस चीज़ को समझें कि आपका सैम्पल, लेट्स सपोज आपका जो सैम्पल था जिसको आपने एनालाइज करना था वो सोल्यूशन स्टेट में है। तो सोल्यूशन स्टेट में सबसे पहले तो सॉल्वेंट और सल्यूट जो है उसका कॉम्बिनेशन होगा। तो जब फ्लेम के अंदर वो एंटर होगा तो फ्लेम सबसे पहले तो एवेपोरेट कराएगा उसके अंदर मौजूद सॉल्वेंट को, यानी कि डिसोल्यूशन होगी। उसके बाद आप ये जानते हैं कि आपका सैम्पल जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, जैसे कि यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म से सबसे पहले एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। फ्लेम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी उसकी एटमाइजेशन होगी। ये एटम्स अपनी ग्राउंड स्टेट में मौजूद होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जब वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, जो कि आप इस डायग्राम के एंड पे देख रहे हैं, तो उन्होंने जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है फ्लेम से या गिवन सोर्स से, वो उस एनर्जी को एमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इस चीज़ को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपका एटमाइजेशन होने के बाद ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, और मैं ये पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे जो बनी हुई है डायग्राम उसको एक्सप्लेन करूँगी, फिर राइट हैंड साइड वाली को। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आप सपोज करें कि आपका एक एटम है, तो वो एटम ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, लेकिन जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और हाई एनर्जी स्टेट बाय अब्जॉर्प्शन, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता तो उसे वापस ग्राउंड स्टेट में आना है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वो इमिट कर देता है रेडिएशन को। जितनी एनर्जी उसने पहले अब्जॉर्ब की होती है उतनी ही एनर्जी वो डी एक्साइटेशन के दौरान इमिट कर देता है। इस चीज़ को अगर आप एटॉमिक लेवल पर देखना चाहें, यहाँ पीछे तो मैंने एटम के बारे में बताया ना कि एटम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एटम का ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करना दरअसल मतलब ये होता है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स की लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाना। अब देखें, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को देखें, तो जब भी एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं एटम्स एटॉमिक फॉर्म में जब होते हैं, एटमाइजेशन जब हो गई होती है आपके सैंपल की, जब वो अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट, यानी वो ऑर्बिटल से न्यूक्लियस के करीब हैं, यानी लोअर एनर्जी स्टेट में से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में मूव कर जाएंगे। वो ऑर्बिटल्स जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, और जो दूर होते हैं वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम की लेफ़्ट हैंड साइड आपको शो कर रही है कि किस तरीके से अब्जॉर्प्शन के बाद, एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और आप कहते हैं कि आपका एटम एक्साइट हो गया है। एक्साइटेड स्टेट में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती। तो डी एक्साइटेशन के टाइम पे क्या होता है, जब एक एटम डी एक्साइट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हायर एनर्जी लेवल्स में प्रमोट हुए थे वो वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल्स के अंदर आ जाएंगे, यानी क्लोज टू द न्यूक्लियस। और इस दौरान जो एनर्जी उन्होंने इमिट की होती है एक्साइट होने के लिए, वो डी अब्जॉर्प्शन के दौरान इमिट कर देते हैं उस चीज़ को, और इसको इमिशन के नाम से यहाँ पर शो किया गया है।
अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो था प्रिंसिपल। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने प्रिंसिपल की बात की कि प्रिंसिपल एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के इर्द गिर्द घूमता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि इस किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है ये जानना कि आपके सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है ये जानना कि कौन सा एलिमेंट कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद है आपके सैंपल में। अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, यानी ये पहचानना है कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो उसके लिए आप यूँ कर सकते हैं कि आप फ्लेम के ऊपर फोकस करें। जब आप अपने सैंपल को फ्लेम के अंदर देखते हैं तो आपका सैंपल फ्लेम के अंदर एक पर्टिकुलर स्पार्क शो कर रहा होता है। उस स्पार्क के कलर से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके सैंपल में कौन सा एलिमेंट मौजूद था। अगर आपको वॉयलेट कलर की फ्लेम नज़र आ रहा है तो आप ये जान सकते हैं कि वो पोटासियम है। देन इन केस ऑफ रेड इट इज़ लिथियम, एंड देन सो ऑन। सोडियम के लिए ये येलो कलर है। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कौन सा कलर फ्लेम के अंदर शो करते हैं, ये हेल्प करता है आपको पहचानने में कि वो कौन सा एलिमेंट है। अगर येलो कलर का फ्लेम नज़र आ रहा है तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वो सोडियम एलिमेंट का फ्लेम है। Now coming towards the instrumentation, it will help you to understand the क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले आपका सैंपल और सोर्स जो कि आपके सैंपल को एक्साइटेशन कराने के लिए चाहिए, आपको वो देखना है, यानी एटमाइज़र, एंड देन मोनोक्रोमेटर, एंड देन डिटेक्टर। Dear students, this is the simplest schematic diagram of the atomic emission spectroscopy या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये शो किया जा रहा है कि एक एक्साइटेशन सोर्स है। ये सोर्स आपके सैंपल को एक्साइट कराएगा। एक्साइट कराने के बाद डी एक्साइटेशन जब होगी आपके एटम्स की, तो इमिशन होगी पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की। उन वेवलेंथ्स में से आप लोग अपनी पर्टिकुलर एलिमेंट की वेवलेंथ को सेलेक्ट करेंगे वेवलेंथ सेलेक्टर की हेल्प से, और फिर उसको डिटेक्ट करेंगे। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इस डायग्राम पर फोकस करें कि सबसे पहले आपका सैंपल इंड्यूस किया जा रहा है एटमाइज़र के अंदर। वो एटमाइज़र आपके सैंपल को एटम्स में कन्वर्ट करेगा और एक्साइट कराएगा। एक्साइटेशन के बाद जब डी एक्साइटेशन में आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इमिट करेंगे रेडिएशंस को। वो सारी की सारी रेडिएशंस आपके काम की नहीं है। आपने अपने पर्टिकुलर एलिमेंट की रेडिएशंस को क्योंकि आगे से एनालाइज करना है, तो आप उन रेडिएशंस को मोनोक्रोमेटर से पास करेंगे। मोनोक्रोमेटर का मतलब है कि वेवलेंथ सिलेक्टर, और आप अपनी मर्ज़ी की वेवलेंथ जो होगी अपने एलिमेंट से एलिमेंट उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ये डाटा आपको हेल्प करता है कंसंट्रेशन जानने के लिए। और आप ये याद रखें कि इंटेंसिटी जो होती है इमिटेड रेडिएशन की, इंटेंसिटी भी इस चीज़ का आपको क्लू देती है कि कंसंट्रेशन क्या थी आपके एलिमेंट की सैंपल के अंदर, बिकॉज द इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स present in the sample, excited atoms present in the sample. डियर स्टूडेंट्स, ये तो पीछे जो मैंने आपको लेआउट दिखाया वो जनरल एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का था। अब मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कई किस्म की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एटमाइज़र बीइंग यूज्ड। तो अगर आप एटमाइज़र यानी कि एटमाइजेशन के लिए और एक्साइटेशन के लिए जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो फ्लेम है, तो वो होती है फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये डायग्राम फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की नज़र आ रही है। ये जितना बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर शुरू में नज़र आ रहा है बर्नर के नीचे, ये सारे का सारा यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? आप अपने सैंपल को सबसे पहले सोल्यूशन स्टेट में सोल्यूशन बनाते हैं उसका, और सोल्यूशन को इंड्यूस करते हैं आप इस पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है आपका सैंपल सबसे पहले तो आपके सैंपल के अंदर से, सैंपल सोल्यूशन के अंदर से जो सॉल्वेंट है वो वेपोरेट होगा। उसके बाद मॉलिक्यूल्स एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे इस फ्लेम के अंदर, यानी एटमाइजेशन होगी, फिर उनकी एक्साइटेशन होगी। एक्साइटेशन के बाद डी एक्साइटेशन होगी, और डी एक्साइटेशन के बाद इमिट होंगी रेडिएशंस। वो रेडिएशंस लेंस से पास करेंगी, फिर फिल्टर से, देन डिटेक्टर, एम्पलीफायर, और फिर रिकॉर्ड होंगी। ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जो हो रहे होते हैं। यानी पहले डिसॉल्वेशन होती है। डिसॉल्वेशन का मतलब है कि सॉल्वेंट पूरे का पूरा एवापोरेट होता है, तो डिहाइड्रेट होता है आपका सैंपल फ्लेम के अंदर सबसे पहले। उसके बाद उसकी वेपराइजेशन होती है, यानी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वेपराइज होता है। देन वो वेपर्स जो है एटमाइज होते हैं, एक्साइट होते हैं, और फिर उनकी डी एक्साइटेशन के दौरान एमिशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट द बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन। अब आपने ये जानना है कि स्पेक्ट्रास दो किस्म के होते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रास एंड लाइन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रास।
अच्छा, इनके डिफरेंस क्या है कि जब आप अपनी विजिबल लाइट को स्पेक्ट्रम से पास करते हैं तो वो डिफरेंट 7 कलर्स के अंदर या 7 वेवलेंथ्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, लेकिन कोई भी 2 कलर्स आप लोग ऐसे नहीं होते जिनको आप लोग एक पर्टिकुलर बाउंड्री से सेपरेट कर सकें। आप कहेंगे यहाँ से रेड कलर स्टार्ट हो गया और यहाँ से ऑरेंज कलर स्टार्ट हो गया है, बल्कि वो कलर्स जो हैं वो आपस में मर्ज हुए होते हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कलर्स आपस में मर्ज हुए होते हैं, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, मार्क्ड बाउंड्री नहीं होती, उसको आप कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। जबकि एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर आपको हर एक वेवलेंथ अलग-अलग लाइंस की फॉर्म में नज़र आ रही हो सेपरेटली, उसको आप कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये डिफरेंस है लाइन और कलर लाइन और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। जो मैंने बेसिक चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो स्पेक्ट्राज आप लोगों के पास आते हैं वो लाइन स्पेक्ट्राज आते हैं, ना कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्राज। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, द एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैव बीन गिवन ओवर हियर। मैंने आपको वैसे ब्रीफली बता दिया है कि ये एलिमेंट्स की एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स को एनालाइज किया जा सकता है और किस किस कंसनट्रेशन में उनको एनालाइज किया जा सकता है। दिस हैज़ बीन मैंशनड इन दिस स्लाइड, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। आफ्टर दैट हियर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप इस स्लाइड को भी पॉज करके पढ़ सकें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।